फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दुनिया अब पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। अब इस दुनिया में बस कुछ ही लोग बचे होते हैं जो अपनी जिंदगी इस वीराने में बिता रहे होते हैं। इस जगह को चारों तरफ से बंद रखा होता है। यहाँ पर हमें एलिश एमन को दिखाया जाता है जिसके गले में फांसी का फंदा डला हुआ होता है। कैंडल अपना गुस्सा एलिश के ऊपर दिखाते हुए बोलती है, तुम्हारी वजह से लोगों का भरोसा ईश्वर से उठ चुका है, क्योंकि तुम अपने जादू से लोगों को वो दे देती हो जो उनको चाहिए होता है। इसलिए लॉर्ड यान चर्च की ओर से तुमको फांसी की सजा दी जाती है। ये बोल के यहाँ से जाने लगती है। इससे पहले रस्सी का फंदा एलिश का गला दबाता ये अपने जादू से एक पुजारी को अपने बस में कर लेती है जो अपने ही लोगों पर हमला कर देता है और एलिश को यहाँ से आजाद कर देता है। कैंडल अपने लोगों के साथ एलिश को पकड़ने जाती है पर कुछ ही देरी में एलिश इसके सारे साथियों को मार देती है और यहाँ पर कैंडल को भी पकड़ के उसी जगह लटका देती है जिस जगह पर एलिश को टांगा होता है। कैंडल तेज आवाज में एलिश का नाम पुकार के बोलने लगती है, ये एक जादूगरनी है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। पर लोग एलिश की जीत से खुश होते हैं। सीन कट होता है और हमें बॉयज को दिखाया जाता है जो एक ऐसा शिकारी है जिसे सिर्फ पैसों से मतलब होता है। पैसों के बदले तुम किसी इंसान का भी शिकार करा सकते हो। तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो बॉयज को मारना चाहते हैं। बॉयज हमलावरों को अपनी बंदूक की गोली से मार देता है और कोई भी इसको मार नहीं पाता है। इसके 2 पालतू सांप भी होते हैं जो इसके इशारे पे किसी को भी काट लेते हैं। बॉयज अपनी फाइटिंग स्किल से इन सब को मार देता है। अब सीन कट होता है और हमें एलिश को दिखाया जाता है। सामने बैठी एक बूढ़ी औरत जो एलिश से बोलती है, भले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है पर मैं बचपन से तुम्हें देखती आ रही हूँ। तुम अभी भी जवान हो। इस शहर के लोगों ने जो भी तुमसे मुराद मांगी तुमने उसको पूरा किया है। एलिश इससे कहना चाहती है, तुम भी अपने लिए कुछ मांग लो, पर ये कुछ नहीं मांगती है। एलिश अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और तभी यहाँ पर इस शहर की महारानी आती है जो एलिश से बोलती है, मैंने सुना है तुम लोगों की हर एक मुराद पूरी करती हो। एलिश बोलती है, पर तुम्हें उसके लिए मुझे पहले भेंट में कुछ देना होगा। महारानी इसको कीमती हीरो से भरी एक थैली देती है और अब ये अपनी इच्छा एलिश को बताती है। महारानी बोलती है, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो इंसानों से ज्यादा पावरफुल हो और मैं रात होते ही एक भेड़िए में बदल जाऊं। एलिश जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है और क्वीन से एक बार फिर सोचने के लिए बोलती है, पर महारही एलिश की बात नहीं मानती है और एलिश को अपना किया हुआ वादा पूरा करने के लिए बोलती है। एलिश अब महारानी से चांद पूरा निकलने तक का टाइम मांगती है। अब महारानी के जाते ही यहाँ पर उसका वजीर आता है जो एलिश से अपनी विश पूरी करने के लिए बोलता है। एलिश बोलती है, मैं किसी को मना नहीं करती हूँ, मांगो जो मांगना है। सलाहकार बोलता है, मैं चाहता हूँ महारानी की विश पूरी ना हो क्योंकि वो नहीं जानती है उनके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। उन्होंने ऐसी विश क्यों मांगी इसका तो मुझे पता नहीं। एलिश बोलती है, तुम महारानी के वफादार नहीं हो। पर सलाहकार बोलता है, तुमसे जितना बोला गया है बस उतना ही करो। अब कैसे एलिश इन दोनों की विश पूरी करती है ये हमें आगे देखने को मिलेगा। इन लोगों के जाते ही एलिश अपनी शक्तियों से पहले महारानी की विश पूरा करने का तरीका ढूंढती है। एलिश देखती है एक आदमी है जो रात होते ही भेड़िया बन जाता है, पर वो यहाँ से बहुत दूर है जिसको मारने के लिए एक शिकारी की जरूरत पड़ेगी। अब एलिश बॉयज के पास जाती है जिसको पैसे का लालच देती है। बॉयज बोलता है, वहाँ जाना मतलब खुद की मौत को बुलावा देने जैसा है, पर एलिश को महारानी की विश पूरी करना है इसीलिए एलिश उसको सारे पैसे देने का वादा कर देती है। अब बॉयज एलिश की बात मान जाता है और इसको स्कल नदी के पास ले जाने के लिए बोल देता है। अगले दिन होते ही ये दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर चर्च के पादरी को पता चल जाता है कि महारानी उस एलिश के पास गई जिसको ये मारना चाहता है। आखिर इस रानी ने क्या विश मांगी होगी ये सोच में पड़ जाता है। इसलिए ये अपने सबसे काबिल खिलाड़ियों को इन दोनों को पकड़ने के लिए भेज देता है ताकि रानी की विश पूरी ना हो। बॉयज एलिश को इस शहर के पार लेकर जाने लगता है जहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता है और इस भीड़ में सिर्फ एक ही घर बना हुआ होता है जो बॉयज के जैसा शिकारी है। साथ में इसकी वाइफ भी रहती है। ये दोनों एक दिन यहाँ पर रहकर अगले दिन यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, पर बॉयज का पीछा करते हुए चर्च के पुजारी यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये लोग इनको मार मार कर एलिश और बॉयज का पता पूछती है। अब शिकारी की वाइफ इन लोगों को सब सच सच बता देती है, लेकिन इसके बाद भी कैंडल इन दोनों को जिंदा जला देती है। कैंडल इन लोगों को मारने के बाद अपने साथियों को लेकर इन दोनों का पता लगने लगती है। आगे का सफर इन दोनों को इस बस केबल के सहारे करना होगा, पर इससे पहले यहाँ पर कैंडल अपने साथियों के साथ आ जाती है। एलिश जब ये देखती है तो ये दोनों इन लोगों से बच के यहाँ भागने लगते हैं। कैंडल देखती है ये लोग उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं, इसलिए ये अपनी राइफल से इनके ऊपर निशाना लगाती है और एक गोली बॉयज के जाकर लगती है। इससे पहले ये दूसरी गोली मारती एलिश अपनी शक्तियों से कैंडल की आंखों पर अपना जादू चला देती है और इसको
को एक भ्रम होता है। एलिश बॉयज की गोली निकल देती है। बॉयज एलिश से बोलता है, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम चाहो तो हम इस सफर को खत्म कर सकते हैं। पूरा चांद निकलने में अब बस 2 दिन बचे होते हैं। इससे पहले इन दोनों को स्कल नदी के पास पहुंचना होगा। गोली लगने की वजह से इन लोगों की रफ्तार धीमी हो जाती है, इसीलिए कैंडल इन लोगों को जल्दी ढूंढ लेती है। ट्रेन की पटरी पर एलिश चल रही होती है, इसलिए कैंडल अपनी ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देती है। एलिश आगे की तरफ भागने लगती है और बड़ी चालाकी से कैंडल को अपने जाल में फंसा लेती है। सामने की पटरी पूरी तरह टूटी हुई होती है। कैंडल ना चाह के भी कुछ नहीं कर पाती है और इन सब की मौत हो जाती है। एलिश की जान बॉयज बचा लेता है। इधर महारानी को ये खबर मिल जाती है कि चर्च का पुजारी महारानी के खिलाफ साजिश रच रहा है, इसलिए सलाहकार इसको जान से मार देता है। बहुत दिनों के बाद ये लोग स्कल नदी के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इंसानों की खोपड़ी के अलावा और कुछ नहीं होता है। बॉयज एलिश से बोलता है, अभी भी टाइम, तुम अपनी जान बचा सकती हो। वो भेड़िया अपनी नींद में सो रहा है। चांद पूरा होते ही जाग जाएगा। अपने आसपास देखो, कितने लोगों की जान ले ली है उसने। पर एलिश बोलती है, मुझे उस भेड़िए की शक्ति चाहिए होंगी, बिना लिए यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। अब एलिश अपने हाथों में चांदी से बने हुए नाखून पहनने लगती है। चांदी से उस भेड़िए को मारा जा सकता है, यानी कि चांदी उसकी कमजोरी है। अब चांद जैसे ही पूरा होने लगता है तो एलिश के पास खड़ा बॉयज धीरे धीरे भेड़िया में बदलने लगता है। भेड़िया बनते ही एलिश के ऊपर हमला करने लगता है। एलिश अपने चांदी के बने नाखून से हमला करने लगती है और बड़ी बहादुरी से इस भेड़िए को हरा देती है। तभी चांद बदलों में छिप जाता है और बॉयज अपने असली रूप में आ जाता है। एलिश बॉयज से बोलती है, मैंने पहले ही पता कर लिया था, वो शक्तिशाली भेड़िया कोई और नहीं, तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई ताकि तुम्हारी शक्तियाँ छीन सकूं। एलिश अब बॉयज को मारने वाली होती है, तभी ये एलिश से एक विश मांग लेता है। ये बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है हमेशा के लिए। अपनी विश पूरी करने के लिए ये एक वॉच देता है, पर चांद निकलते ही ये फिर से भेड़िया बन जाता है और एलिश इसको मार देती है और इसकी खाल निकाल के महारानी के पास ले जाती है। रास्ते में सालाकार मिलता है जो एलिश से बोलता है, मैंने तुमसे मना किया था, तुम महारानी की विश पूरी नहीं करोगी। एलिश उससे बोलती है, महारानी बॉयज से प्यार करती थी और बॉयज एक शक्तिशाली भेड़िया था, इसलिए क्वीन भी ऐसी शक्तियाँ चाहती हैं। पर अब बॉयज को मैंने मार दिया है, इसलिए क्वीन कभी भी इस खाल को नहीं पहनेगी। सालाकार जब ये बात क्वीन को बताता है तो वो सालाकार को मार देती है और तो रात होने से पहले क्वीन इस खाल को भी नहीं पहनती है। सूरज निकलते ही ये शक्तियाँ वापस बॉयज के पास आ जाती हैं और एक बार फिर से बॉयज जिंदा हो जाता है। अब एलिश बॉयज से बोलती है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ और ऐसे करके बॉयज की विश को भी एलिश ने पूरी कर दी होती है। फिल्म के एंड में हमें दिखाया जाता है लोग अब किसी के दबाव में नहीं जी रहे हैं। एलिश और बॉयज भी यहाँ से दूर चले जाते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।